हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस आई ज़िंदगी चैनल में। तो चलिए हम इंडियन पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है पहले भी इस टॉपिक से, एक अमेंडमेंट से रिलेटेड था और एक शेड्यूल से। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंटी डिफेक्शन से रिगार्डिंग प्रोविज़न को कंटेन करता है। तो देखते हैं दोस्तों उसका आंसर। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेर एडेड टू द लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर बाय रेजिंग देयर नंबर टू 22। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में, और पहले 18 हुआ करता था लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज ऐड करने के बाद 22 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन दिया है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए देखते हैं आंसर ये दोनों क्वेश्चन का। तो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लैंस हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन किस शेड्यूल में है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फर्स्ट शेड्यूल में, हम सारा शेड्यूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। सेकंड जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही, तो वो है नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। सेकंड शेड्यूल में आ जाता है प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन, और आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तो ये सेकंड शेड्यूल में आता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ द हाई कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल में आ जाता है फॉर्म ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन फॉर द यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 290। फोर्थ शेड्यूल में आ जाता है दोस्तों एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 4 और 80। फिफ्थ शेड्यूल में आ जाता है प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आर्टिकल 244 के अंदर फिफ्थ शेड्यूल आता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है पीपल को आने के लिए पावर में। Constitution is the locus of people's hopes and aspiration. Constitution gives its citizens only a political identity. तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? 1 only, 2 and 3 only, 2 only, all of the above। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है दोस्तों इसका सी में क्या था? 2 only। तो Constitution is the locus of people's hopes and aspiration। तो ये क्वेश्चन क्यों हम देख रहे हैं? तो UPSC has asked general question on Constitution last year, such as rights are restrained on the government and right to equality ensure absence of privileges। ये दोनों से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसलिए हम इस टॉपिक से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन आए फ्यूचर में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको दोस्तों। तो दीज स्टेटमेंट हैव बीन आइदर वर्बेटिम पिक्ड अप और जस्ट रिफ्रेज्ड बाय कीपिंग द एसेंस इंटैक्ट फ्रॉम NCERT बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो ये जो फ्रेजेस है स्टेटमेंट का उठाया गया है दोस्तों NCERT बुक से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 का। स्टेटमेंट 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कैनॉट इंश्योर दैट द गुड पीपल टू कम टू पावर। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द प्रोसीड्यूर फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव चैम्बर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सिंस द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आर नॉट फुल प्रूफ, a significant percentage of legislators of the present day are with criminal record. Hence, statement 1 is incorrect. Statement 2 देख लेते हैं दोस्तों। Constitutional norms provide the overarching framework within
which one pursues individual aspiration, goals and freedom. For instance, preamble of Indian Constitution broadly reflects this framework, hence statement 2 is correct. तो इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि ये इंडिविजुअल एस्पिरेशन और गोल एंड फ्रीडम को परस्यू करवाता है। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। वन मे हैव मेनी आइडेंटिटीज प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाई एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, वन constitutes one's basic political identity. However, Constitution also sets authoritative constraint upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that one may not trespass. So the Constitution also gives moral identity. So statement 3 is incorrect दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। The idea of international peace has found place in fundamental rights, option A, directive principle of state policy, option B, preamble, option C, fundamental duties, option D। तो चलिए देखते हैं कि आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पीस कौन सा प्लेस में आता है, फंडामेंटल राइट में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और या प्रीएम्बल में है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो आंसर है इसका बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्यों है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2015 प्रीलिम्स दोस्तों। तो हो सकता है कि ये टॉपिक से भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज़ वन ऑफ द आइडियल प्रोपोनेटेड बाय डीपीएसपी। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट कोर्ट की प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। In addition, DPSP also encompasses the ideals of welfare of the people, social and economical and political justice etc. तो आर्टिकल 51 के अंदर आता है DPSP के अंदर इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। पहला ऑप्शन है राइट टू लिबर्टी, सेकंड ऑप्शन है राइट टू वर्क, थर्ड ऑप्शन है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो पहला ऑप्शन है 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा करेक्ट है चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी में क्या है 2 and 3। तो राइट टू वर्क और राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये नॉन जस्टिसिएबल है राइट्स में। तो ये क्यों क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन ऑन राइट टू वोट आ चुका है दोस्तों। तो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिबेटेबल, बट यूपीएससी इज नोन फॉर आस्किंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, सो इट इज बेटर टू फेस सच क्वेश्चंस। As per NCERT, right against economic exploitation and right to work are non-justiciable rights। ये पेज नंबर 45 ऑफ द सोर्स में दिया गया है। The reasonable can be if a woman is paid less wage than a male counterpart who is doing same work, it amounts to economic exploitation since equal pay for equal work is stipulated in DPSP. Right against economic exploitation is non-justiciable, but one might argue that right against economic exploitation is a justiciable right on the basis of right against exploitation, which is a fundamental right. Right to liberty is a fundamental right under Article 21. Hence, it is justiciable right. Note: as per NCERT Democratic Politics 1, right to vote is a constitutional right. Hence, based on UPSC 2017 key, we can say if NCERT can be taken as credible reference for these kind of debatable questions. Next question देखते हैं दोस्तों। Which of the following regarding constitutional provision for citizenship is are incorrect? पहला स्टेटमेंट है they do not deal with the acquisition or loss of citizenship subsequent to the commencement of the constitution. सेकंड ऑप्शन है they allow the Indian citizens to acquire any foreign state citizenship voluntarily as it is in alignment with the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. थर्ड स्टेटमेंट है they uphold the opinion of many political thinkers regarding Indian constitution as federal with unitary bias. तो ऑप्शन क्या है 2 and 3 करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट, या फिर 1 and 2, या फिर 2 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों सी। तो सी में क्या है ऑप्शन देख लेते हैं 2 ओनली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। तो वो है दे अलाउ द इंडियन सिटीजन्स टू एक्वायर एनी फॉरेन स्टेट सिटीजनशिप वॉलंटरली एज इट इज़ इन अलाइनमेंट विद द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये गलत है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्यों है वो भी पढ़ लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन ऑन सिटीजनशिप एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट रिसेंटली इन न्यूज़। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 का है द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। However, it only identifies the person who became citizens of India at its commencement, that is on January 26, 1950.
It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to the commencement of the Constitution. It empowers the Parliament to enact a law to provide for such matters and any other matter relating to citizenship. Hence, statement 1 is correct, friends. Statement 2 देख लेते हैं. No person shall be citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state as per Article 9. Hence, statement 2 is incorrect. Statement 3 देख लेते हैं. All citizens of India, irrespective of the state or union territory in which they are born and or reside, enjoy the identical rights across the country, except in Jammu Kashmir. There is no separate state citizenship, unitary bias, despite the division of power between central and state government, federal nation. Hence, statement 3 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इज अ प्रोविजन मेड इन द. तो ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओथ ऑफ एमएलए एंड एमपी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डीपीएसपी के अंदर आता है. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. तो ये क्वेश्चन क्यों हम पढ़ रहे हैं देखते हैं. सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2015 प्रीलिम्स. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका. आर्टिकल 49 पार्ट 4 डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. At this juncture, it is also pertinent to recollect that to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture is a prescribed duty of every citizen of India as per Article 51 AF, subclause F. Sometimes student may get confused between these two. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों. द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द इमोल्यूमेंट्स ऑफ. ऑप्शन ए चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी हाई कोर्ट जजेस. ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. चलिए ऑप्शन आंसर देखते हैं. तो आंसर है सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द इमोल्यूमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, इमोल्यूमेंट जो डील करता है वो है चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से डील नहीं करता है. तो ये क्वेश्चन क्यों हम पढ़ रहे हैं. तो सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 10th शेड्यूल हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2014 प्रीलिम्स. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका. सेकंड शेड्यूल डील्स विद द इमोल्यूमेंट ऑफ ओनली द फॉलोइंग: द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑफिसर ऑफ गवर्नर एज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ. ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909. ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू-चार्ल्स-फोर्ड एक्ट 1919. ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो देख लेते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं हम. सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंस्पिरेशन फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन यूपीएससी 2012 आ चुका है क्वेश्चन. तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द ऑफिस ऑफ द गवर्नर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्स अंडर आर्टिकल 163. Similar scheme of arrangement is envisaged in Government of India Act 1935. The Act introduced responsible government in provinces. That is, the governor was required to act with the aid and advice of minister responsible to the provincial legislature. The governor position had been existing under British rule very much before the Government of India Act 1935 came into effect. But with respect of the role and power exercised by him, it is 1935 Act which served as an inspiration for our present day setup. Next question. Liberty of faith and worship as one of the objective of Indian Constitution has been provided in. ऑप्शन ए प्रियम्बल में, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट में, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. कौन सा करेक्ट है चलिए देखते हैं. तो ये बोथ ए एंड बी है. प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट में आता है लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, जो कि ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. क्यों पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को. तो सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक जस्टिस इन यूपीएससी 2013 आ चुका है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सेज लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड ऑल्सो द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25 विच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स endows all person with liberty of faith and worship. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
With regard to the interim government 1946 and first cabinet of Free India 1947, which one of the following statements are correct? There was only, option statement 1, there was only one woman minister in both the cabinets and she was Srimati Sarojini Naidu as a health minister. Option statement B, Dr. B.R. Ambedkar was a law minister in the both the cabinets. Option statement C, Sri Jawaharlal Nehru was the head of the council of minister in both the cabinets. तो ऑप्शन देख लेते हैं अब. 1 ओनली करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द स्टेटमेंट. चलिए आंसर देखते हैं. तो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट दोस्तों. तो क्यों है ये क्वेश्चन? तो यूपीएससी है आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा. यूपीएससी 2007 में आ चुका है. एंड हु हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. यूपीएससी 2008 में आ चुका है. स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं थोड़ा. There was no woman minister in the interim government cabinet and it was Rajkumari Amrita Kaur, called a princess in her nation's service by the New York Times, the first health minister of independent India. She established the esteemed All India Institute of Medical Science and was also its president. This portfolio was held by Sri Ghaznafar Ali Khan in the interim government. Hence, statement 1 is incorrect. Statement 2. Dr. B.R. Ambedkar was the law minister only in the first cabinet of Free India. The same portfolio was held by Sri Jogendranath Mandal in the interim government. Hence, statement 2 is also incorrect. Statement 3. The member of the interim government were member of the Viceroy Executive Councils. The Viceroy continued to be the head of the council, but Sri Jawaharlal Nehru was designated as the Vice President of the council. Nehru, as the Prime Minister, was the head of the council in Free India. Hence, statement 3 is also incorrect, दोस्तों. चलिए next question. Which of the following statement about preamble to the constitution is incorrect? तो चलिए ऑप्शन ए, preamble cannot be amended as it is the part of the basic structure of the constitution. Preamble is part of the constitution. Preamble is formulated after the constitution is drafted. Preamble reflects the mind of the makers of the constitution. तो आंसर देखते हैं. तो इसका आंसर है दोस्तों ए. आखिरकार ए में है क्या जो कि इनकरेक्ट है प्रियम्बल से रिलेटेड? तो प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन क्यों है ये पढ़ क्यों रहे हैं हम? चलिए देखते हैं. मेनी टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रियम्बल. सॉल्यूशन ए है, बता चुका हूँ. ऑप्शन बी को पढ़ते हैं. इन द बेरोबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ओपन दैट preamble is not a part of the constitution, but in the case of Nanda Bharti case, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that the preamble is an integral part of the constitution. In LIC of India case also, the Supreme Court reconfirmed it. Hence, the present position is preamble is an integral part of the constitution. Hence, B is correct statement. Option C देखते हैं. The preamble was enacted by the Constitution Assembly after the rest of the constitution was already enacted to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the Constituent Assembly. Hence, C is correct statement. Option D. In the Barbarian Union case, Supreme Court said that the preamble shows the general purposes behind the several provisions in the constitution. Hence, and is thus a key to the minds of the maker of the constitution. This view is repeatedly upheld by the Supreme Court and the constitutional experts. Hence, D is correct statement. Option A. Supreme Court in the case of Nanda Bharti case held that the preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic features. We also know the preamble has been amended by the 42 Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words: socialist, secular and integrity to the preamble. Hence, A is incorrect statement. Next question. Which of the following terms are not mentioned explicitly in the constitution? Option A, judicial review. Option 2, caretaker government. Statement 3, procedure established by law. Statement 4, contempt of court. तो ऑप्शन देखते हैं अब. 1 and 2. ऑप्शन बी 1, 2 and 3. ऑप्शन सी 3 and 4. ऑप्शन डी ऑल. तो आंसर क्या है? आंसर इसका ए, जुडिशियल रिव्यू. दिस इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों. ऑप्शन है 1 and 2, सॉरी. तो जुडिशियल रिव्यू और केयरटेकर गवर्नमेंट इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं हम? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो which of the terms are used as an informal practice or as a convention but not mentioned in the constitution. Which of the terms are mentioned but not defined in the constitution? UPSC can play with these provisions. UPSC 2006 और 1995 में one can find question based on definition, backward classes and convention. Explanation देख लेते हैं regarding 1 and 2. तो some of the terms which are not mentioned in the constitution but used in general practice, जैसे कि
judicial review, caretaker government, budget in constitution, it is annual financial statement A112. No confidence motion, it is mentioned only in the Lok Sabha rules, rule number 158. Hence the right option is A. Regarding 3 and 4, procedure established by law and contempt of court are explicitly mentioned in the constitution but they are not defined. Few other terms which are mentioned but not explicitly defined in the constitution are untouchability, minority, martial law, domicile, violation of the constitution, office of the prophet. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन इज, कौन सा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? देखते हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, पंजाब, मणिपुर, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम, या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर. ऑप्शन है सी करेक्ट. तो आंध्र प्रदेश पहले फॉर्म हुआ, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर मणिपुर, फिर सिक्किम. क्वेश्चन क्यों है? सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है 2007 में. एक्सप्लेनेशन इसका है, आंध्र प्रदेश 1953 में फॉर्म हुआ, महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में फॉर्म हुआ, नागालैंड 1963 में, पंजाब एंड हरियाणा 1966 में, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 में, सिक्किम 1974 में, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉन द एडिशन ऑफ न्यू स्टेट आइदर बाय द एडमिशन और रीऑर्गेनाइज टू द इंडियन यूनियन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मस्ट बी अमेंडेड? पहला ऑप्शन है 10th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 6th शेड्यूल. तो देखते हैं आंसर. तो आंसर है बी 4th शेड्यूल. तो 4th शेड्यूल के अंदर न्यू स्टेट आइदर बी एडमिशन और रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं हम लोग टू द इंडियन यूनियन. क्यों क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं हम? इम्प्रोवाइजेशन फ्रॉम यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू शेड्यूल्स. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 4th शेड्यूल डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. हेंस टू एलोकेट रिस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ सीट्स टू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट 4th शेड्यूल नीड्स टू बी अमेंडेड. 6th शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. 6th schedule would need amendment only if the new state is formed by reorganization of territories from any of these states. 10th schedule के अंदर क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ 10th schedule के अंदर आता है. जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर. 3rd schedule forms of oaths or affirmation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो इंश्योरेंस कंकरेंट लिस्ट में आता है या नहीं? एजुकेशन यूनियन लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूनियन लिस्ट, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कंकरेंट लिस्ट. तो ऑप्शन देखते हैं, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 4 ओनली, नन. तो करेक्ट आंसर है सी. तो सी के अंदर आता है 4 ओनली. तो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है. सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है 2004 और 2006 में. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन आर कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट while insurance is union list subject. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए देखते हैं. टिल नाउ इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन कैन सी ओनली एडिशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड स्टेटमेंट, ओनली पार्ट्स नंबर्ड 4A, 9, 9A एंड हैव बीन न्यूली एडेड और ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. थर्ड देख लेते हैं, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एडिशन इज 4A, 9A. विच ऑफ द above are correct? 3 only, 1 and 3 only, all 2 and 3 only. सॉल्यूशन है इसका 3 only. द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एडिशन इज 4A. तो ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं? इम्प्रोवाइजेशन फ्रॉम द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पार्ट्स डीलिंग विद द लोकल गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ पार्ट्स. यूपीएससी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1, अलॉन्ग विद द एडिशन देयर वाज अ रिमूवल ऑफ पार्ट 7 डीलिंग विद द पार्ट बी स्टेट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956. हेंस इट इज इनकरेक्ट दोस्तों. ऑल्सो पार्ट 9 विच earlier dealt with the part D states has been amended to deal with the rural local governments. Statement 2, part 9B dealing with the cooperatives, article 243 JH, article 243 JT has been added to the constitution through 97th constitutional amendment. This is the latest addition in terms of the new part, hence it is incorrect. Statement 3 देखते हैं. part 4 and part 14th were added by the 42nd Amendment Act 1976, while part 9A was added by the 74th Amendment Act 1992, hence it is correct. Who among the following was the chairman of the state committee for negotiating with the states of the Constituent Assembly? Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, Aladi Krishna Swamy Iyer, Jawaharlal Nehru. तो ऑप्शन डी, Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the chairman of the state committee for negotiating with the state of the Constituent Assembly. तो क्यों क्वेश्चन है ये? सिमिलर क्वेश्चन ऑन द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन यूपीएससी 2005 में आ चुका है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 1 हैज टू बी थोरो विद द कमिटीज एंड देयर हेड्स, एटलीस्ट विद द मेजर कमिटी ऑफ द Constituent Assembly. Also one should not confused between the provincial constitution
committee headed by the Sardar Patel and the state committee headed by the Jawaharlal Nehru. Important committees and their heads. Dr. B.R. Ambedkar was the head of the drafting committee. Jawaharlal Nehru was the head of the Union Power Committee, State Committee, Union Constitution Committee. Sardar Patel was the head of the Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on the Fundamental Right on the and Minorities. Under Advisory Committee on Fundamental Right and Minorities, there are two subcommittees. Fundamental Right Subcommittee headed by the J.B. Kripalani and Minority Subcommittee headed by the H.C. Mukherjee. Dr. Rajendra Prasad was the head of the Rules of Procedure Committee and Steering Committee. Next question. Considering the following statement, the Indian Council Act 1909 introduced bicameralism and direct election in the country for the first time. Statement 2. The Government of India Act 1935 for the first time separated provincial budgets from the central budget. Which of the above are incorrect? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both. None. तो both are incorrect. देख लेते हैं क्यों ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इन यूपीएससी, स्पेशली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935. एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टेटमेंट 1 and 2 का. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म, direct election in the country. It also separated provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budgets. Hence both the statements are incorrect. Next question. Which of the following would determine the effectiveness of the constitution? Statement 1, people who enact the constitution. Statement 2, substantive provisions. Statement 3, single institution with the monopoly of power. तो ऑप्शन है 2 only, ऑप्शन बी है 2 and 3 only, ऑप्शन सी है 1 and 2 only, ऑप्शन डी है all of them. तो चलिए सॉल्यूशन है इसका सी 1 and 2 जो कि सही है. पीपल हु एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटेंसिव प्रोविजन. इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करता है. क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसको? यूपीएससी हैज आस्क्ड जनरल क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट ईयर सच एज राइट्स आर रिस्ट्रेन्ड ऑन गवर्नमेंट एंड द राइट टू इक्वालिटी इज इंश्योर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन आइदर वर्बेटिम picked up or just rephrased by keeping the essence intact from NCERT book Indian Constitution at Work. Explanation देखते हैं स्टेटमेंट 1 का. In many countries, constitution remains defunct because they are corrupted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. The most successful constitution like India, South Africa and the United States are constitutions which were created by the leaders who enjoyed immense public credibility. Therefore, the authority of the people who enact the constitution help determine in parts its prospects for success. Hence, statement 1 is correct. Statement 2, substantive provision determines if the constitution gives everyone in the society some reasons to abide by the constitution. If any group feels that their identity is being stifled, they will have no reason to go along with the constitution. Hence, the substantive provision like liberty, justice, etc. play a